ई लर्निंग में दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय आज एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है नदियों के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जो टोपोग्राफी बनती है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो नदियां जहाँ से उनका उद्गम होता है और जहाँ पे वो अपना जो जल प्रवाहित करती हैं, जहाँ पे वो सागरों में विस्थापित करती हैं, अपने जल को वहां पे मिलाती हैं, तो उन दोनों के बीच में कुछ क्रियाएं होती हैं जिसमें आपका अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, परिवहन होता है, निक्षेप होता है। इन सब चीजों के द्वारा जो आपकी स्थलाकृतियां बनती हैं, जो टोपोग्राफी बनती है, वो आपकी उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो नदियां क्या होता है, जब नदियां अपने स्थान से निकलती हैं तो वो जो है उनके बीच में जो चट्टानें आती हैं, कुछ कठोर कुछ मुलायम, तो मुलायम जो चट्टानें होती हैं उनको वो उसका कटाव करके वो पानी में घुला के अपने साथ उसको वो लेके जाती हैं। तो इस वजह से जो अपर्दन के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जो लैंड फॉर्म बनते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से लैंड फॉर्म होते हैं। और इसके बाद है कि नदियां जब अपना ये बालू, कंकड़, मिट्टी, सारी चीजें लेके जाती हैं अपने साथ, तो जब ये मैदानी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि ये छोटे से बहुत सकरे एरिया से होके, घाटी से ये अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाती हैं। तो इनका बहाव बहुत ही तीव्र होता है, इनको स्लोप मिलता है काफी जो है, तो इनका जो बहाव होता है बहुत ही ज्यादा होता है। और जब ये मैदानी भागों में आती हैं तो इनको बहुत ही ज्यादा एरिया को कवर करना होता है, यानी कि इनका जो जल का क्षेत्र होता है, जल का विस्तार होता है, काफी ज्यादा एरिया में होता है, क्षैतिजिक रूप से इनका विस्तार होता है। तो इस वजह से चूंकि अब आती हैं तो उनको ज्यादा एरिया को कवर करना होता है, और उनके साथ जो है मैदानी क्षेत्रों तक आते आते मलबा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो उसको अपने साथ ढो के ले नहीं जा पाती हैं, उसका परिवहन नहीं कर पाती, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से वो जहां तहां जो है इन मलबा का निक्षेप करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। तो इसी क्रम में जो आपकी स्थलाकृतियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, नदियों के द्वारा जो किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है, ये आपका टॉपिक है, मैंने आपको बताया नदियों के कार्य। इसी कार्य में सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, क्या क्या होता है और इसकी वजह से क्या आपके कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं कि अपर्दन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन। ये अपर्दन यानी कि जो इरोजन वाली क्रिया है, ये जो एक्टिविटी है, ये एक साइकिल की तरह होता है। सबसे पहले हम बता दें कि जो जियोग्राफी के स्टूडेंट है उनको पता होगा, लेकिन जो जियोग्राफी के स्टूडेंट नहीं है तो उनको जानना थोड़ा, ये जब इसकी बात आती है, इरोजन की साइकिल की बात आती है, तो उसी के टॉपिक पे हमको आगे बढ़ना है, तो उसको जानना जरूरी है। एक विद्वान हुए WM डेविस, ठीक है, डेविस ये अमेरिका के थे, और 1899 में सबसे पहले इन्होंने अपना इरोजन साइकिल का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से मानव की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, सेम वैसे ही ये नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन्हीं तीनों अवस्थाओं से होकर नदियां अपना जीवन काल पूरा करती हैं, और इसी क्रम में वो तरह तरह के लैंड फॉर्म बनाती हैं।
तो इन्होंने कहा था कि जो आपके जो नदियां हैं, जिस तरह से मानो सबसे पहले जन्म लेता है, तो इंसान जब जन्म लेता है तो उसमें जो है बच्चे में देखेंगे आपका एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और कोई भी काम वो करता है उसमें ऊर्जा बहुत होती है, ठीक है। उसके बाद जब वो युवा होता है तो उसमें और भी ज्यादा एनर्जी होती है, कोई भी काम करने का मतलब बहुत ही तीव्र होता है वो, माइंड से भी ज्यादा वो सोच सकता है, और उसके बाद कोई भी काम करता है तो उसको मतलब बहुत ही क्विकली वो करता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि नदियां भी सेम इसी तरह से अपना काम करती हैं, और फिर वृद्धावस्था में जो है वो उनकी गति जो है धीमी पड़ जाती है। तो इन्होंने कहा कि नदियां जब जिस स्थान से यानी पहाड़ों से निकलती हैं तो वो बहुत ही उनका जो वेग है बहुत ज्यादा होता है, और वो जो है अपरदन करती हुई चलती हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई भी चट्टान है, स्थलाकृति है या पहाड़ है, उसका उत्थान हो जाता है, उसके बाद वहां पे अपरदन की क्रिया शुरू होती है, और उसके बाद जब ये क्रियाएं शुरू होती है तो उसी क्रम में जो है तीनों अवस्थाओं के क्रम में लैंड फॉर्म बनते हैं। तो ये मैंने आपको सार में बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको ये चीजें, ये जो थियरी उन्होंने दी थी, जो सिद्धांत इन्होंने जो मॉडल दिया था वो समझ में आ जाए। उन्होंने कुछ इस तरह से ऐसे बना के, इस तरह से उनका शेप आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है आपका इस तरह से ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे आप अगर यहाँ से नदियां गिरेंगी तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, और यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में यानी जब नदियां अपने बाल्यावस्था में होती हैं तो वो वर्टिकल जो इरोजन होता है, वर्टिकल कटाव मतलब कि ऊर्ध्वाधर कटाव, इस तरह से, जैसे कि आपका इस तरह से नहीं होता, उनका एरिया मतलब क्षेत्रफल नहीं होता। आप दूर से देखेंगे तो पतली नाली की तरह ऐसे बहती हुई दिखेंगी, यानी कि उनका जो है नीचे की तरफ गहराई ज्यादा होती है, इस तरह से वो कटाव करती हैं, उन्होंने ये बताया था। और जब वो मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं, क्योंकि मलबा उनके पास बहुत ज्यादा होता है, वो उसका परिवहन नहीं कर पाती, अपने साथ लेके नहीं जा पाती हैं, तो उनका जो है उनको ज्यादा एरिया को कवर करना होता है, तो काफी वो क्षेत्र में फैल जाती है, यानी कि उनका क्षैतिजिक रूप से विस्तार हो जाता है, क्षैतिजिक कटाव करती हैं मैदानी क्षेत्रों में। तो इस तरह से उनका उन्होंने मॉडल दिया था, और बाकी इसमें इसका जो मूल कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया है। सेम नदियों के ऊपर जो मॉडल लागू होते हैं इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इन्होंने बताया था, इसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे चीजें बताई जाती हैं या बताई गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, अपक्षय, वेदरिंग। इसमें क्या होता है, जब नदियां जो है आपके कोमल चट्टानों को, जो कठोर जो कोमल चट्टाने हैं, तो जाहिर सी बात है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होंगी उसको तो उसका कटाव वो जल द्वारा नहीं हो पाएगा, और जो कोमल चट्टाने होंगी उसका वो कटाव कर लेती हैं। तो कटाव करने के बाद या उसके टूट फूट की वजह से जब चट्टाने या उसका जो कंकड़ होता है, बजरी होता है, बालू मिट्टी, सब कटाव करने के बाद, टूट फूट के बाद अब एक ही स्थान पे जब वो रहती हैं, मतलब कि जैसे ये स्थल खंड है या फिर ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से नदी ऐसे निकलती है, अगर निकलती है तो यहाँ से ये इरोजन करती है, कुछ यहाँ से करेगी, करने के बाद होता क्या है कि ये टूट के यहीं पर ही रह जाते हैं, ठीक है, यहीं पर रह जाते हैं। तो इस क्रिया को, इस एक्टिविटी को अपक्षय की क्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको जो है
टूट फूट के बाद ये जो है नदियां इसको अपने साथ लेके जाती हैं, तब ये अपरदन की क्रिया कहलाती है, यानी कि इरोजन की क्रिया कहलाती है। यानी कि टूट फूट के बाद इसको इन सारे मलबा को अपने साथ लेके भी जाती हैं, तो इसको कहते हैं अपरदन की क्रिया। ये दो चीजें हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। इसी के बेस पे आगे जो लैंड फॉर्म बनेंगे इसी के बेस पे बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा अपरदनात्मक स्थल रूप, क्योंकि सबसे पहले नदियां जो है मिट्टियों का कटाव करती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र या स्थल खंड जो भी है, जो रास्ते में उनके पड़ेगा, उनका सबसे जहां से वो निकलती है उनका बहाव बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है, तेज होता है, तो वो कटाव करती हैं। तो सबसे पहले जो है इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, नदियों के द्वारा इरोजनल लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। इस क्रम में सबसे पहले आपका बनता है वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली। ये कैसे बनता है कि नदियां जब आपका जहां से वो निकलती हैं पहाड़ी क्षेत्रों से, जब होके वो जाती हैं, तो वो अपने, चूंकि वो ज्यादा एरिया को कवर नहीं करती है, थोड़े से ही एरिया में, थोड़े से क्षेत्रफल में वो अपने अपने जल को जो है बहा के लेके जाती हैं। उसकी गति बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस तरह से जब आसपास के एरिया का वो कटाव करती हैं, तो उसका जो आकार होता है वी शेप्ड का हो जाता है, वी आकार का उसका। अभी हम आपको डायग्राम और इमेज के द्वारा दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से वो आपका ये इरोजनल लैंडफॉर्म का निर्माण करती हैं, बनाती हैं। देखते हैं, नदियां अपने युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपरदन द्वारा वी आकार घाटी बनाती हैं। ठीक है, वी आकार घाटी बनाती हैं नदियां अपने युवावस्था में। अभी मैंने बताया कि जिस तरह से मानव की 3 अवस्थाएं होती हैं, सेम नदियों पर वही चीजें लागू की जाती हैं, इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां जब अपरदन करती हैं, यानी लंबवत करती हैं, क्षैतिजिक नहीं लंबवत करती हैं। ठीक है, इस तरह से लंबवत करती हैं। तो इस क्रिया के द्वारा आपका वी आकार की घाटी बनती है, यानी कि नदी अगर कोई निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तो ये इतने ही एरिया में ये बहेगी, इतने ही क्षेत्र में ये बहती है। ये नहीं कि ये यहाँ तक आए, इसका जल यहाँ तक आए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये लंबवत अपरदन करती है अपने युवावस्था में। इसके बाद है इसी क्रम में आपका ये गाज बनता है। गाज क्या होता है? नदी की ऐसी घाटी जो गहरी सकरी हो, ठीक है, गहरी सकरी हो, दोनों किनारे खड़े हों। ठीक है, नदी की जो घाटी होती है, वी आकार घाटी तो बनती ही बनती है, लेकिन ऐसी वी आकार घाटी जो कि काफी गहरी होती है और सकरी होती है, जब वहां से नदियां निकलती हैं तो उसे गार्ज कहा जाता है। वहां पे जो है आपका गार्ज लैंडफॉर्म बनता है। इसके बाद है आपका, इस तरह से आपको सिंधु गार्ज मिलेगा, जहां पे सिंधु नदी अपना गार्ज बनाती है, यानी कि वो बहुत ही सक्रिय मार्ग से और बहुत ही गहराई वहां पे बहुत ही ज्यादा होती है। शिपकिला गार्ज है। इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया। अब है कैनियन। कैनियन क्या होता है? इसी का रूप होता है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। ऐसे स्थान जहां घाटी बहुत ही तंग और गहरी होती है, ठीक है, जहां पे घाटी बहुत ही ज्यादा तंग होती है, यानी कि बहुत आपका जो जहां से वो निकलती हैं वो बहुत ही सकरा मार्ग होता है। तंग एक तरह से आप लोग देख लेते हैं, मतलब
अगर इतने स्थान से नदियां निकलती हैं तो वो स्थान जहां से ये कैनियन कहलाता है वो इतने क्षेत्र में, इतने एरिया में वो रह जाएगा। तो वही जो है, और वो चूंकि अब कम एरिया में, वो और कम एरिया में अपना जल प्रवाहित कर रही है, तो वो नीचे की तरफ ज्यादा कटाव करती है, तो इसलिए वो गहरा हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? कैनियन। और अमेरिका का जो कोलोरेडो नदी है, कोलोरेडो रिवर है, वो ग्रैंड कैनियन, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसका निर्माण, वो जो नदी है वो आपका कैनियन का निर्माण और गार्ज का निर्माण करती है। वी शेप्ड वैली अभी हम आपको दिखाएंगे, तो वी शेप्ड वैली के क्रम में ये सारे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका वी शेप्ड वैली, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में आपको हम बता रहे थे। ये है आपका डायग्राम, डायग्राम के द्वारा आपको हम बता दिए। ये है आपका वैली, ये देखिए, ये है, सॉरी, हाँ, ये देखिए, ये है आपकी नदी। ये बीच से, घाटी के बीच से इस तरह से देखिए बहुत ही कम क्षेत्रफल में ये बह रही है, क्योंकि ये युवावस्था में है अपने। और ये है आपका वैली। ठीक है, इसका शेप देखिए एकदम वी, वी की तरह ये लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वी शेप्ड वैली बोलते हैं, इसलिए इसको वी शेप्ड वैली बोलते हैं। ठीक है, ये है देखिए, यहाँ पे नदियां जो है लंबवत अपरदन करती हैं, यानी कि वर्टिकल नहीं कि यहाँ तक जो है इन जल का बहाव होने लगे। यहाँ पे लंबे रूप में काफी इस लंबवत रूप में काफी एरिया को कवर करती हैं ये। और जहाँ पे इनका मार्ग सकरा हो जाता है, वहां पे ये नीचे की तरफ गहराई की, नदियों द्वारा इसकी गहराई बहुत ही ज्यादा कर दी जाती है, तो उसको हम गार्ज कहते हैं। और जब वही बहुत ही सकरे और तंग मार्ग से चीजें, नदियां जब बहती हैं, तो वो कैनियन का निर्माण करती है। हमें अभी आपको दिखा रहे हैं आगे। ये देखिए, ये आपकी वी शेप्ड वैली का रियल इमेज है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो स्लोप है इसका इतना तीव्र है, ये आप देख सकते हैं। और नदियां जो है देखिए, ये कहाँ से ये निकल रही है, बहुत ही कम एरिया में। ऐसे दूर से देखने पे आपको लगेगा कि जैसे कोई नाली जो है बह रही हो, खेतों में जो नाली के द्वारा जैसे पानी जाते हैं, उस तरह से ये लगता है। बहुत ही ज्यादा पतली, पतले रास्ते से होके, सकरे रास्ते से होके जब ये युवावस्था में नदियां होती हैं, तो इस तरह से ये चलती हैं, और इस तरह से आपका वी शेप्ड वैली बनता है। तो ये इमेज है, मैंने आपको दिखा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका गार्ज है। मैंने बताया कि वी शेप्ड वैली में ही जब कहीं कहीं बहुत ही सकरा मार्ग आ जाता है और नदियों का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, वो सिकुड़ जाता है, मतलब उन्हें बहुत ही कम एरिया में ट्रेवल करना होता है, जाना होता है, तो इस तरह से वो अपना कटाव कर लेती हैं। किनारे के भागों का कटाव वो नहीं करती हैं, नीचे की तरफ उनका कटाव ज्यादा होता है, इसलिए जो गार्ज है ये बहुत ही गहरा होता है। हिमालय रेंज से जो नदियां निकलती है, आपको नेपाल में ये इस तरह के गार्ज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। होता क्या है कि वहां पे पहाड़ी क्षेत्र तो है ही, पूरा नेपाल जो देश है वो पहाड़ी क्षेत्र में है, घाटी में बसा हुआ है, तो वहां से जो नदियां निकलती हैं, तो वहां पे होता क्या है कि रास्ते उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ कटाव करती हैं, और इस वजह से गार्ज ज्यादा मिलते हैं आपके हिमालय रेंज में। तो इस तरह से वी शेप्ड वैली देखिए,
ये है आपका वी की तरह। अगर हम यहाँ तक इसको वी शेप्ड वैली मान लें तो नीचे जब इसका और कटाव हो जाता है तो ये गाज की तरह बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। अगर इसमें कोई जानवर गिर जाए या कोई इंसान गिर जाए तो उसका मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी गहराई बहुत ही ज्यादा होती है। आगे देखते हैं। ये देखिए ये आपका गाज है इस तरह से। ये कोलोराडो नदी है यूएसए की, उसका है वो जो है गाज और कैनियन के लिए कोलोराडो नदी बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो गाज और कैनियन ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाती है क्योंकि इसके आसपास जो है ये कठोर चट्टाने हैं और एरिया बहुत कम है। ठीक है, क्षेत्र बहुत कम है। ये आपका वर्टिकल जो है इरोजन ज्यादा करती है, यानी कि यहाँ इसकी गहराई जो है इन क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा होती है। इस तरह से वो सक्रिय मार्ग से होके जाती हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए ये भी कोलोराडो नदी है, ये कैनियन है। ठीक है, ये कैनियन इस तरह से। आपने गार्ज देखा होगा, उसमें तो थोड़ा सा आपको एरिया दिख रहा होगा, लेकिन इसमें देखिए इसमें बहुत ही ज्यादा सक्रिय मार्ग से होके गुजरती हैं। ठीक है, इस तरह से। इधर भी है लेकिन यहाँ पे आया नहीं है तो इसको मान लेंगे। इस तरह से ये जाती हैं, आप देख सकते हैं। और बीच में आपको ये कठोर चट्टाने मिलेंगी, यानी कि जो रिवर है वो जो मुलायम चट्टाने हैं उनका तो इरोजन उन्होंने अपर्दन कर दिया, यानी उसका कटाव कर लिया। लेकिन ये जो कठोर चट्टाने हैं बहुत ही हार्ड हैं, ये जो इनका नहीं हो पाया तो इसके द्वारा इस तरह का शेप कैनियन जो है बनता है। इसको क्या बोलते हैं? कैनियन। तो ये जो दोनों इमेज थी ये आपका कोलोराडो नदी यूएसए की है। आपका ये वेस्ट यूएसए में ये नदी जो है आपको प्रवाहित होती हुई इसकी अब उपस्थिति मिलेगी। तो यहाँ वो जो है गाज और कैनियन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद है जलप्रपात। दूसरे क्रम में जो हमारा लैंडफॉर्म बनता है नदियों के द्वारा, यानी युवावस्था में, अभी वो पहाड़ी क्षेत्र में ही है। ठीक है, अभी वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही ट्रेवल कर रही हैं। वाटरफॉल ये बहुत ही ज्यादा हर इंसान जो है जलप्रपात के बारे में जानता है, यानी बहुत ऊंचाई से जब जल नीचे गिरता है तो वो जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जब नदियां ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरती हैं, मतलब उनका जो वेग होता है, उनकी जो गति होती है बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, ढाल उनका इस तरह से खड़ा होता है। अगर ज्यादा ढाल होगा, अब बहुत ही ज्यादा होगा तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, नहीं तो उनका जो ढाल होता है वो इस तरह से खड़ा ढाल होता है। तो यहाँ से जब कोई नदी आती है तो बहुत ही तीव्र वेग से गिरती है। अगर आप इस झरने के नीचे या फिर इस वाटरफॉल के नीचे आ जाएंगे तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके सर पे बहुत ही ज्यादा चोट लगेगी, मतलब कि वो घाव के रूप में भी हो सकता है। इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए नदियों पर जो है बांध बनाए जाते हैं कि इसके द्वारा जो है बिजली बनाई जाए, क्योंकि ये जब यहाँ से गिरती है तो इसमें ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी गति तेज तीव्र होने से, ऊंचाई से गिरने से इनमें जो है ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपके जलप्रपात बनते हैं। और इसी क्रम में जैसे ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है और ये नदी आ रही है, एक मिनट, ये है, ये नदी आ रही है और इस तरह से आ रही है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है कहीं हार्ड आपके रॉक्स होंगे, कहीं पे सॉफ्ट होंगे। तो जहाँ पे सॉफ्ट होते हैं उसका कटाव तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जहाँ पे हार्ड होते हैं वहां पे
नहीं हो पाता है। इस तरह टेरिस की तरह ये दिखा हुआ सब जगह नहीं दिखता है, कहीं कहीं इस तरह ये टेरिस की तरह दिखता है। ठीक है, इस तरह से ये है, ऐसे, यहाँ भी ऐसे। तो ये देखिए, ये जो अंदर घुसा हुआ भाग है, अंदर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे कोमल चट्टाने थी, सॉफ्ट जो आपके रॉक थे वो थे, और जो जब ये जल नीचे की तरफ आया तो इनका कटाव हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह के लैंडफॉर्म मिलते हैं, और ये देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। बहुत ही फेमस फेमस वाटरफॉल है जिनको लोग देखने जाते हैं, और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। टूरिस्ट की दृष्टि से, मतलब पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे है आपका छिप्रिका। इसी क्रम में जो वाटरफॉल होते हैं जब वो नीचे की तरफ गिरते हैं, छिप्रिका कठोर शैलों का ढाल नदी के साथ हो, मतलब कि जब पानी गिरता है या फिर आपके पहाड़ी क्षेत्रों में ही जब नदियां प्रवाहित होती हैं, तो वाटरफॉल क्या होता है, काफी ऊंचाई से जब नदी नीचे गिरती है तो वो आपका जलप्रपात होता है। लेकिन जब ये प्रवाहित होने लगती है इस तरह से, तो बीच में बड़े बड़े आपको पत्थर देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर से, ठीक है, इसके ऊपर से इस तरह से जल प्रवाहित होने लगता है। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, इस तरह के जो आपके लैंडफॉर्म बनते हैं वो है छिद्रिका यानी रैपिड्स। अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे इसको, और इसका वेग जो है बहुत ही ज्यादा होता है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये वाटरफॉल है आपका, डायग्राम के द्वारा मैंने बताने की कोशिश की है, सॉरी। ये है आपकी कठोर चट्टाने, ये देखिए, और ये है मुलायम चट्टाने, ये फिर कठोर चट्टाने हैं। इस तरह से ये बनती है। ये पहला स्टेज है, नीचे गिरती हैं, ठीक है। इसके बाद है ये दूसरा स्टेज है, देखिए यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे ये मुलायम चट्टाने हैं, इसका ये कटाव कर दें। फिर बीच में ये कड़ी चट्टाने मिल गई तो इसका ये नहीं कर पाई हैं, काफी हार्ड है ये। आगे देखते हैं, ये इसका लास्ट स्टेज है। ये देखिए, ये इसमें जो है इतना, अभी मैंने बताया कि इस तरह से अंदर घुसा हुआ लगता है, यानी कि ये मुलायम चट्टाने हैं। इसको ये जहां तक जो है जल ने इसका कटाव कर दिया है, और इस तरह से ये दिखती हैं, इस तरह से आपको दिखेंगी ये, और फिर ये नीचे की तरफ बहने लगती है। तो ये है 3 स्टेज वाटरफॉल आपके बनने के। आगे देखते हैं, ये है आपका नियाग्रा वाटरफॉल, आपका जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पे ये वाटरफॉल है, और ये बहुत ही फेमस है। इसको टूरिस्ट की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ काफी लोग देखने के लिए इसको जाते हैं। ये है, ये बहुत ही आकर्षक है। ये आपको मैंने इमेज में दिखा दिया कि इस तरह से आपके वाटरफॉल होते हैं, ऊंचाई से नदियां नीचे की तरफ गिरती हैं। आगे देखते हैं, और ये आपका रैपिड्स है। रैपिड, जैसा कि मैंने बताया कि नदियों के बीच में बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं, उनके ऊपर से आपका जल प्रवाहित होता है। तो ये आपके वाटरफॉल के बहुत ही छोटे रूप हैं,
उनको ये हम कह सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर से जो है आपके जल यानी कि जो नदियां इसके ऊपर से बहती हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर से नदियां बहती हैं। तो ये है आपका रैपिड्स यानी क्षिप्तिका। इसका जो वेग होता है बहुत ही तेज होता है, बहुत तीव्र वेग से ये चलती हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये आपका है वाटरफॉल का कुछ समूह है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो इनको मैंने इसमें शामिल किया है। इसको देख लेते हैं कौन कौन से विश्व में है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन जिनकी किनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, इसको देख लेते हैं। तो ये है आपका जलप्रपात और अवस्थिति यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है उनकी। पहला है साल्टो एंजल प्रपात, 1979 मीटर जो है, ये जो है इतना है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये वेनेजुएला में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल वाटरफॉल है आपका, और इसकी जो ऊंचाई है 979 मीटर है। इसके बाद है आपका नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल मैंने अभी इमेज में दिखाया वही है। ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है ये। दूसरा है विक्टोरिया जलप्रपात, मैंने विक्टोरिया लेक आपको पिछले क्लास में बताया था, लेकिन विक्टोरिया लेक और विक्टोरिया वाटरफॉल ये दोनों अलग अलग हैं। विक्टोरिया लेक आपका केन्या, युगांडा और तंजानिया के बीच में आपको इनकी सीमा पे आपको देखने को मिलेगा, इनके मध्य में है इन देशों के। और जो आपका विक्टोरिया वाटरफॉल है वो जिम्बाब्वे में आपकी जाम्बेजी नदी के पास आपको मिलेगा, यानी जाम्बेजी नदी के द्वारा ये विक्टोरिया वाटरफॉल बनाया जाता है। ये है जिम्बाब्वे में और जाम्बेजी नदी पर ये बनता है। इसको रेनबो प्रपात भी कहते हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर में ये शामिल किया गया है। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात, यानी कि विश्व धरोहर, यानी यूनेस्को के द्वारा कोई स्थान या कोई चीज जो है विश्व धरोहर का नाम दे दिया जाता है, उसमें शामिल कर दिया जाता है, तो वो अंतरराष्ट्रीय रूप से उसको सुरक्षित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी कि सभी देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको सुरक्षित करे। तो इसलिए जब भी कोई स्थान या चीज होती है तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा उस देश को गौरवान्वित महसूस होता है कि ये विश्व धरोहर में स्थापित मतलब शामिल हो गया है, जिससे उसकी वजह से सारे जो देश हैं इसको संयुक्त रूप से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका विक्टोरिया जलप्रपात। इसके बाद है स्टेनली जलप्रपात, ये है आपका कांगो में लुआलाबा नदी पर। लुआलाबा नदी पर कांगो जो है आपका वेस्ट अफ्रीका का, वेस्ट और साउथ अफ्रीका का ये एक कंट्री है, देश है। ये आपका लुआलाबा नदी पर ये जो वाटरफॉल है स्टेनली ये बनता है। इसी पर एक स्टेनली डैम भी है, उसको जब डैम के बारे में डिस्कशन हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में करेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे इतना ही देख लीजिए। इसके बाद है जोग या गरसोपा जलप्रपात, ये है इंडिया में आपका। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि किस नदी पर है। कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 260 मीटर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जोग या गरसोपा जलप्रपात। अगला है धुआंधार जलप्रपात, ये आपका नर्मदा नदी पर भारत में एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा नदी के द्वारा। इसके बाद है हुंडरू जलप्रपात, ये झारखंड में है। सुवर्ण रेखा नदी के द्वारा ये बनाया जाता है, उस नदी के पर ये बनता है। नदियों के द्वारा जब हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो इंडियन जो रिवर है
उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ वाटरफॉल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पे उसके रेफरेंस पे आप लोग देख लीजिए। इंगा जलप्रपात ये है कांगो में जल के आयतन के रूप में, यानी कि उसका जल का जो आयतन है काफी ज्यादा एरिया में है, फैला हुआ है, उसका ज्यादा है आयतन। तो उस माने में अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा ये जलप्रपात है। कौन सा? इंगा जलप्रपात। इसके बाद है आपका इगाचू जलप्रपात, अर्जेंटीना में और ब्राजील इन दोनों की सीमा पर ये बनता है। और ये जो है कहा जाता है, आपको देखने को मिलेगा, जो है पढ़ने को मिलेगा कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से प्रसिद्ध है, 7 आश्चर्यों में से एक है। उसकी वजह यह है कि 275 यानी कि 275 जो छोटे जलप्रपात है वो मिल के इसका जो है निर्माण करते हैं। किसका? इगाचू जलप्रपात का, इगाचू जलप्रपात का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया आपके वाटरफॉल के कुछ समूह जो इम्पोर्टेंट है, मुझे एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण लगे हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसी क्रम में है नदी विसर्प यानी रिवर मियांडर। मियांडर क्या होता है? आपको जब ये आता है इस तरह से उसका शेप होता है, ऐसे बल खाती हुई नदियां चलती हैं इस तरह से। तो इसको इस तरह का जब शेप बनता है तो इसको कहते हैं मियांडर। चलिए देखते हैं क्या है ये। नदियां सीधे मार्ग से न प्रवाहित होकर बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके चलती हैं। ठीक है, मलबा का उनके पास क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो टेढ़े मेढ़े जलप्रपात से सॉरी टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके चलती हैं। तो इस तरह से उनका शेप बनता है, इस तरह से आकार उनका बनता है। तो इसको क्या कहते हैं? नदी विसर्प यानी रिवर मियांडर। अभी हम आपको उसको दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद है संरचनात्मक सोपान। ठीक है, बेंच कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं। इस तरह विशेष अपर्दन द्वारा सोपानाकार सीढ़ियों का नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि नदियों द्वारा जो कोमल चट्टानें हैं उनका कटाव कर लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे कोमल चट्टानें हैं, यहाँ पे कठोर है, तो जो कोमल है इसका कटाव कर लिया गया, इसको छोड़ दिया गया, फिर ऊपर कटाव कर लिया गया, इसको छोड़ दिया गया। तो इस तरह से ये एक सीढ़ी के जैसा ये दिखता है। दूर से जब आप देखेंगे तो एक बेंच की तरह ये दिखता है। तो ये हो गया आपका सोपानाकार कटाव हो गया, इस तरह से इसका होता है। और नदी वेदिका टेरिस, रिवर टेरिस, इसमें क्या आता है? नदी पुनर्गमन, यानी कि ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि नदी जब मैदानी भागों में जाती है, यानी कि जब वो अपने लास्ट स्टेज में होती है, तो वो उसका जो वेग होता है वो कम होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन अचानक किन्हीं कारणों से आपके स्थल खंड में अचानक उत्थान हो जाए, वो ऊपर की तरफ उठ जाए, जैसे अगर कोई नदी यहाँ पे आप देखिए ये बह रही है, ठीक है, ये सामान्य तरीके से बह रही है, और अगर यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाए और फिर इसके ऊपर से नदी ऐसे बहने लगे, तो इसके द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं, इस वजह से उसको रिवर टेरिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिवर टेरिस। तो ये जो वैली है इसमें वैली इन वैली बन जाती है आपकी, वैली इन वैली, तो इस वजह से इसको रिवर टेरिस बोलते हैं।
आगे देखते हैं, इसको फिगर और इमेज से देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए आपका रिवर मियांडर है, ये अमेजन का है, ये अमेजन का ऊपर से लिया गया इमेज है, फोटो है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये इस तरह से घुमावदार एरिया में ऐसे क्षेत्र में चलती हैं, इस तरह से आप देखिए। ये है आपका मियांडर, इस तरह से देखिए आप मियांडर के रूप में चलती है, इसको बोलते हैं मियांडर। आगे देखते हैं, ये है आपका नदी वेदिका रिवर टेरिस। इस तरह से अचानक जो है बीच में, नदियों के बीच में जब वो उनका वेग कम होता है, अचानक उत्थान होने से स्थल खंड में उनका जो वेग होता है वो ज्यादा होता है, कटाव ज्यादा होने लगता है, तो इस तरह से वो टेरिस की तरह दिखती हैं। उसके द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं वो टेरिस की तरह दिखते हैं, इस तरह से। ये देखिए, ये है, ये आपका बीच में ये रिवर है और ये सारी वेदिका यानी टेरिस है, टेरिस की तरह ये दिखती हैं, इसका शेप इस तरह से होता है। इमेज और डायग्राम से आपको समझाने की, ये आपका रियल पिक है जो रिवर टेरिस होता है। आप खुद देखिए इसमें कि ये आपका नदी है, ठीक है, यानी कि आपका जो बीच का भाग है वो उठा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हिस्सा, यहाँ पे थोड़ा सा है, फिर ये ऊपर है। इस तरह से आप टेरिस की तरह ये वाला हिस्सा है ऊपर, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह ये टेरिस की तरह दिखता है। तो ये है इसकी रियल इमेज रिवर टेरिस का। आगे देखते हैं, आगे है आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी कि निक्षेपात्मक स्थल रूप। आपके जो नदियों द्वारा जब उनकी क्वांटिटी में जो मलबा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो जगह जगह पे उसको छोड़ देती हैं, यानी कि उसको विस्थापित कर देती हैं एक जगह पे, एक स्थान पे। तो उसके द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, जलोढ़ पंख, ये इसमें क्या है, नदियों द्वारा पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास अर्ध वृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण होता है, ठीक है। जैसे कि कोई नदी है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी है इस तरह से आ रही है, तो आधार पे ये नीचे वाले पहाड़ के नीचे वाले हिस्से पे अपने साथ नदी जो मिट्टी मलबा कंकड़ जो भी लाएगी वो यहाँ पे इस तरह से इसको डिपॉजिट करती है, निक्षेप कर देती है इसका। तो इससे जो आकार बनता है वो उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। आगे आपका इसी क्रम में आपका बनता है जलोढ़ शंकु। इसमें क्या होता है, मलबा अधिक होने से अधिक दूर तक न फैलकर सीमित क्षेत्र में शंकु का रूप धारण करता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका मलबा की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है और वो छोटे रूप में नहीं होते, वो काफी बड़े रूप में होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो वो जब इकट्ठा होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के आधार वाले क्षेत्र में, नीचे वाले हिस्से में, तो वो शंकु के आकार का दिखते हैं, यानी शंकु के आकार का वो अपना लैंडफॉर्म बनाते हैं। इसके बाद है आपका जलोढ़ पंख
की चोटी के पास नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, इसे गुम्फित नदी बोलते हैं, ब्रेडेड रिवर इसको बोलते हैं। क्योंकि जैसे आपका ये है जलोढ़ पंख है, यहाँ पे नदी कोई है, यहाँ पे इस तरह से आपका मिट्टी का निक्षेप उसने किया, जो भी वो अपने साथ मलबा लेके आई है, तो नदी तो यहाँ पे ये प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे गिर रही है, तो इसके नीचे से यहाँ से जो है इसके बीच में ये विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, और जब यह आगे की तरफ ये जब आती हैं तो इस तरह से कई भागों में ये दिखती हैं, इस तरह से छोटे छोटे धाराओं के रूप में ये बहती हुई दिखती हैं, तो इसको ब्रेडेड रिवर बोलते हैं, गुम्फित नदी बोलते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपका जलोढ़ पंख है, एलुवियल फैन है इसको बोलते हैं, ये है, ये देखिए ये नदियों द्वारा ये नीचे ये इसका मलबा जो है नीचे लाया गया, इस तरह से इसका निक्षेप किया गया है, ये देखिए यहाँ से, और ये रिवर है, इसके नीचे से नदियों की धाराएं निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे से निकलता है इसको तो पता है, अभी मैंने बताया गुम्फित नदी, यानी कि ये जो मलबा है इसके नीचे से निकलती हैं, और फिर जब इसी को जो है भाभर वाला जो क्षेत्र होता है इसी को बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा ही उपजाऊ होता है ये वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे नदियों द्वारा जो कंकड़ मिट्टी बालू जो भी लाया गया है वो इस क्षेत्र में पूरे जमा हो जाता है, और ये बहुत ही कृषि की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, तो इस तरह के लैंडफॉर्म ये बनते हैं। ये है आपका जलोढ़ पंख हो गया। आगे देखते हैं। ये देखिए इसकी रियल पिक है, रियल इमेज है आपका जलोढ़ पंख का, ये वाला एरिया है पूरा, इस तरह से ये यहाँ से नदी आई इधर से, इसका अपने जो अवसाद है उसके उसका निक्षेप उसने कर दिया, ये है इसका इमेज, आप लोग इसमें देख सकते हैं किस तरह से ये बनता है। इसके बाद है ये है आपका जलोढ़ शंकु, इसमें मैंने बताया था कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, ठीक है, तो वो उसके साथ उनका बहाव नहीं हो पाता है, तो मिट्टियां जो होती हैं जो चिकनी और उनका आकार काफी छोटा होता है, वो तो जलोढ़ पंख के रूप में जमा होती हैं, एलुवियल फैन के रूप में, लेकिन जो बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस तरह से जलोढ़ शंकु के रूप में, एलुवियल कोन के रूप में जमा होते हैं, इस तरह से उनका शेप होता है, इसमें आप देख सकते हैं ये छोटे बड़े यहाँ पे पत्थर हैं, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका अनेक जलोढ़ पंख के मिलने से गिरिपद मैदान, यानी गिरिपद मैदान का मतलब जो पहाड़ के नीचे वाला, यानी आधार तल के, यानी कि ये जो एरिया है ये नीचे का है एरिया, इसको गिरिपद बोलते हैं, ठीक है, यानी पहाड़ का पद, यानी गिरि माने पहाड़, आपका पर्वत हो गया, और पद मतलब इसके पांव, यानी पहाड़ के नीचे वाला एरिया जो क्षेत्र हो गया उसको गिरिपद बोलते हैं, गिरिपद मैदान या भाबर प्रदेश बोलते हैं। जब कई जलोढ़ पंख जो है इधर से भी आए इधर से भी आए आपस में मिल जाते हैं, तो काफी एरिया को ये कवर करते हैं, और ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, इसको भाबर, जब आप एग्रीकल्चर जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आती हैं, इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है, जब एग्रीकल्चर की बात होती है, ये बहुत ही ज्यादा ये क्षेत्र उपजाऊ होता है। आगे देखते हैं। छाड़न झील, ऑक्सबो लेक, इसमें क्या होता है, नदियां जब मियांडर बनाती हुई चलती हैं, जब मियांडर बनाती हुई चलती हैं
तो उनके किनारे के भाग जैसे इस तरह से ऐसे बनी, तो बीच का जो भाग है उसमें जो है वो अपर्दन यानी कि जो डिपॉजिट करती है मिट्टियों का, उसे एक बॉर्डर बन जाता है, तो वो झील के रूप में दिखने लगता है। तो वही जो है यहाँ पे बताया गया है। जब नदियां अपने विसर्ग यानी मियांडर को त्याग कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है, अवशिष्ट भाग छाड़न या गोखूर झील। और गोखूर झील इसको इसलिए बोलते हैं और नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि ये इसका जो शेप होता है इस तरह से होता है, जैसे ये कोई नदी है इस तरह से जा रही है और ये आपका यहाँ पे ये जो इसको छोड़ देती है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाती है इस तरह से। जो आपका गाय होती हैं, जो बैल होती हैं, उनके आपका आप जो पैर देखेंगे कुछ इस शेप में होता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है अक्स बो। इस तरह से होता है, हम आपको दिखा रहे हैं अभी। मान लीजिए ये क्षेत्र है यहाँ से, और किन्हीं कारणों से यहाँ पे बांध बन गया और ये यहाँ से आपे प्रवाहित होने लगी, तो ये पूरा जो एरिया है ये वाला, ये आपका छाड़न झील के रूप में ये कहलाएगा। अभी आपको हम बताते हैं आगे। आगे है आपका बाढ़ मैदान या बाढ़ कृत्रिम मैदान, फ्लोड प्लेन। इसमें क्या होता है कि सीधी सी बात है, सिंपल बात है कि जब नदियों में बाढ़ आता है मैदानी क्षेत्र में, तो बाढ़ में क्या होता है, नदियां अपने साथ काफी मलबा लेके आती हैं, तो जब वो सूख जाती हैं, सूखने के बाद क्या होता है कि वो मैदानी क्षेत्र में जब उसका जल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वहां पे जो है वो मिट्टियां जो भी आपके मलबा हैं वो उपस्थित वहां पे दिखते हैं, तो उस वजह से बाढ़कृत उसको मैदान बोलते हैं, फ्लोड प्लेन बोलते हैं। इसमें भी वही बताया गया है, मिट्टी के निक्षेपण से निर्मित, ठीक है। और बाढ़ जब आते हैं तो उसमें जो है आपकी मिट्टियां काफी ज्यादा मात्रा में आती हैं, और एक दृष्टि से ये जब बाढ़ आते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो सही है, लेकिन जब जल समाप्त हो जाता है, बाढ़ मतलब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो जिन क्षेत्रों में, जिन मैदानों में वो पानी फैला होता है, उसके सूखने के बाद वो वहां पे जो मिट्टियां होती हैं वो बहुत ही कृषि की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, वहां पे खेती बहुत अच्छी की जा सकती है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका है, अभी मैं बता रही थी, जो आपकी छाड़न झील होती है, गोखूर झील यानी ऑक्सबो जो होता है, ये है आपका, ये इस तरह से ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं नदी का ये मोड़ है, यहाँ पे आपका रिवर, इस तरह से नदी का बहाव है, और ये मिट्टियों का ये निक्षेप है, यहाँ पे ये मिट्टियों का निक्षेप है। और ये देखिए, ये आपका नदी का बहाव है, नदी का ये रास्ता है, ठीक है। आगे चलने पे ये अपने इस क्षेत्र को नदी ने छोड़ दिया, तो ये झील के रूप में हमको दिखने लगा, इसलिए इसको छाड़न झील यानी छोड़ी हुई झील, नदियों के द्वारा छोड़ी हुई झील दिखती है। आगे देखते हैं। ये है आपका छाड़न झील, जिसके बारे में हम अभी आपको बता रहे थे। इस तरह से आप देखिए, ये नदी है, ये यहाँ इस तरह से बहती है, और जो ये झील बनी हुई है इसी नदी के द्वारा बनाया गया है, इस तरह से। ये देखिए, ये पूरा एरिया इतने को कवर करता है, ठीक है। ये हो गया आपका छाड़न झील, ऑक्सबो। आगे देखते हैं।
ये आपका है प्राकृतिक तटबंध होते हैं। तटबंध में क्या होता है, जब बाढ़ आते हैं तो नदी के दोनों किनारों पर जो है या एक किनारे पर बाढ़ द्वारा जो है नदियों के द्वारा मिट्टियां, जैसे आप मेड़बंदी करते हैं तो दोनों की तरफ जो है बीच में जो मेड़े होती है उस पे आप मिट्टी डालते हैं, उसी तरह नदियों द्वारा यहाँ पे इन किनारों पे जो है मिट्टियों का फैलाव कर दिया जाता है, इन किनारों पर निक्षेप कर दिया जाता है, तो ये बांध के रूप में दिखने लगते हैं, बांध की तरह ये दिखने लगते हैं। नेचुरल होते हैं, ज्यादा मजबूत नहीं होते, ये टूट भी जाते हैं जब बाढ़ वगैरह आते हैं तो। ये देखिए, ये उसकी रियल पिक है, इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो आपके तटबंध हैं, प्राकृतिक तटबंध हैं, इस तरह से देखिए नदियों द्वारा ये निक्षेप कर दिया गया है और इस तरह से इस पे जो है सड़कें भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर ये मजबूत है तो, और अगर नहीं है तो ये बाढ़ के समय ये टूटने का भी डर रहता है। आगे देखते हैं, ये है आपका फ्लोट प्लेन, ठीक है, ये है। अभी मैंने बताया कि जब बाढ़ वगैरह आते हैं तो जितने एरिया में बाढ़ आया रहता है, जल समाप्त होने के बाद वहां पे मिट्टी निक्षेपित होती है, पड़ी हुई होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। इस तरह से नदियां फिर अपने मार्ग से ये चलने लगती हैं, लेकिन वो जो निक्षेप की रहती है इस तरह से ये फैला हुआ दिखता है, ये प्लेन की तरह इस तरह दिखता है। तो ये है आपका नदियों के द्वारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं, इसको हम लोग ने जाना, ठीक है। तो ये है आपका नदियों का कार्य, और इन कार्य के द्वारा जो जो लैंडफॉर्म बनते हैं, किस तरह से बनाती हैं, इनकी कितनी स्टेजेस होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग जाने। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।